नमस्कार बच्चों। मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुजी की पोटली क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11th का चैप्टर 6 रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। तो बच्चों, इस चैप्टर में आप ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा 2 वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लोग। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स हम सेकंड वीडियोस में अपने कवर करेंगे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जान लेते हैं हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। टॉपिक्स कवर इन दिस चैप्टर: रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास कैसे होता है, क्या ज़रूरतें हैं, कैसे होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा है रूरल क्रेडिट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में उधार और लोन की फैसिलिटी कैसे अवेलेबल होती है और किसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोन लेने के, क्रेडिट लेने के क्या क्या साधन हैं। तो 2 प्रकार आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। ठीक है। तो 2 प्रकार आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रूरल क्रेडिट को प्रोवाइड करने के लिए, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराने के वाले इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज, उन सोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि कृषि को मार्केटिंग की क्या ज़रूरत है, यानी कि कृषि विपणन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन, यानी कि स्वर्ण क्रांति या स्वर्णिम क्रांति, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल क्रेडिट, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कैसे होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में उधार किस किस प्रकार से दिया जाता है। तो इन सब टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टॉपिक की ओर। रूरल डेवलपमेंट. Rural development means an action plan for the social and economic upliftment of the rural areas. The key issue of the action plan for rural development are development of infrastructure, human capital formation, development of productive resources, poverty alleviation एंड लैंड रिफॉर्म्स। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास से मतलब यहाँ एक इस प्रकार की प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनॉमिकली और सामाजिक तौर पे उनका विकास किया जाए। जैसे कि अगर हम बात करें कि क्या क्या है इस रूरल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत, कैसा प्लान होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखी जाती है, तो इसमें सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके, यानी कि वहाँ पर सड़कें, हेल्थ फैसिलिटी, आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एजुकेशन फैसिलिटी, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर किस तरीके से गांव का विकास किया जा सके, इन सारी चीज़ों को रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में रखा जाता है। तो जैसा पहला पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होना चाहिए, वहाँ पर बिल्डिंगें पक्की हों, रोड पक्की हो, लोगों के घर पक्के हों। ठीक है। वहाँ पीने के पानी की फैसिलिटी हो, स्वच्छ वातावरण हो। ठीक है। और आपका एजुकेशन फैसिलिटी हो, हेल्थ फैसिलिटी हो। तो जितना ज़्यादा विकास ग्रामीण क्षेत्रों का हो सके उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में, तो किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जाए ग्रामीण क्षेत्र में, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे उत्पादन के साधन हैं उनका विकास किया जा सके। उत्पादन के साधन जैसे फैक्ट्री, ठीक है, मशीनें, कौन कौन सी मशीनों का यूज़ किया जाना चाहिए, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, वहाँ पर गरीबी को मिटाने के लिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का चलाना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ज़मीन है उसको रिफॉर्म करके लोगों में बांटना,
भी इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे हम बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट। एक तरीके का एक्शन प्लान है जिसके अंदर वहाँ के लोगों का, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आ जाते हैं हम रूरल क्रेडिट के ऊपर। तो बच्चों, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मिलता है, लोन मिलता है, और रूरल क्रेडिट किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर द फार्मिंग फैमिलीज। Credit is the lifeline for farming activities. Credit need of the typical Indian farmer may broadly be क्लासिफाइड एज अंडर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे गांवों में जो हमारे किसान लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो प्रॉपरली रिसोर्सेज को खरीद सकें, यानी कि जो उन्हें उत्पादन के लिए जो सामान चाहिए वो उन चीज़ों को खरीद सके। और अगर उन्हें वो साधन खरीदने हैं तो उन्हें क्या चाहिए, क्रेडिट चाहिए, यानी कि उधार चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा या कहीं और से मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पर। रूरल क्रेडिट मीन्स क्रेडिट फॉर द फार्मिंग फैमिलीज, यानी कि जो हमारी फार्मर फैमिली हैं या जितने परिवार जो कृषि प्रधान परिवार हैं, जो कृषि पर निर्धारित हैं, निर्भर हैं, वो उन लोगों को क्रेडिट देने की फैसिलिटी को ही रूरल क्रेडिट कहा गया है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में उधार देने की फैसिलिटी बोली गई है। तो फार्मिंग में आप सभी जानते हैं कि क्रेडिट एक बहुत बड़ी लाइफलाइन है, जीवन निर्वाह का बहुत बड़ा साधन है, क्योंकि फार्मर्स के पास खुद का पैसा नहीं होता, वो दूसरे के पैसे को यूज करके ही अपने काम को करते हैं। तो ठीक है, रूरल क्रेडिट में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, क्योंकि फार्मर्स की रिक्वायरमेंट जैसे होगी उस प्रकार से इसे बांटा गया है। शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है बच्चों? It needs relate basically to the purchase of input like seeds and fertilizer etc. Short-term borrowings generally stretch over a period of 6 to 12 month. यानी कि ये लोन 6 से 12 महीनों के लिए फार्मर्स को दिया जाता था। और किस लिए दिया जाता था? या तो फर्टिलाइजर्स के लिए, या जो उसकी प्रोडक्शन में, फार्मर्स की प्रोडक्शन में जो इनपुट लग रहा है उसके लिए उन्हें दिया जाता था, जैसे कि बीज हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, उस चीज़ों के लिए ये लोन दिया जाता था। नेक्स्ट था आपका मीडियम टर्म क्रेडिट। तो मीडियम टर्म क्रेडिट, जो मीडियम टर्म लोन दिए जाते थे, तो वो किस लिए दिए जाते थे, चलिए पढ़ते हैं। मीडियम टर्म लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग मशीनरी, कंस्ट्रक्टिंग फेंस एंड डिगिंग वेल्स। सच लोन्स आर जनरली स्ट्रेच ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ टू 5 ईयर्स। तो फार्मर्स को जो मीडियम टर्म क्रेडिट दिए जाते थे वो किस लिए खरीदे दिए जाते थे, ताकि वो मशीनरी खरीद सकें, जो उनके फार्मिंग में काम आने वाली कोई मशीनरी है उसको खरीद सकें, या फिर अपने ताड़ बाड़ करा सकें अपने खेत में, या फिर वो क्या खुदवा सकें, कुओं को खुदवा सकें, या ट्यूबवेल लगवा सकें अपने खेत में। ये जो इस प्रकार के लोन थे, इन सबको मीडियम टर्म क्रेडिट के अंतर्गत लिया जाता था, क्योंकि इनकी ड्यूरेशन जो होती थी, जो टाइम दिया जाता था इनको देते समय, वो 12 महीने से लेकर 5 साल, यानी कि 5 साल का समय दिया जाता था मीडियम टर्म क्रेडिट के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट जो होता था, जो फार्मर्स को, हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको दिया जाता था 5 साल से 20 साल के लिए। ठीक है, या तो वो परचेज ऑफ एडिशनल लैंड के लिए दिया जाता था, या फिर कोई बड़ी मशीनरी जिसको खरीदने के लिए उन्हें लॉन्ग टर्म लोन्स की आवश्यकता होती थी। समझ में आया बच्चों? तो ये 3 प्रकार के क्रेडिट दिए जाते थे। रूरल क्रेडिट क्या था? क्रेडिट फॉर फार्मिंग फैमिली इज कॉल्ड एज अ रूरल क्रेडिट। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा ग्रामीणों को लोन और क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती है? तो देखो बच्चों, नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हैं और इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हैं।
नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में आपने सुना होगा जमींदार आ गए, साहूकार आ गए, ठीक है, और या फिर कोई स्मॉल इंस्टीट्यूशनल जैसे साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, ठीक है, तो ये सारे कौन आते थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में कौन कौन है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, आरआरबी के नाम से जिसे आपने सुना होगा। नेक्स्ट है आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड। तो बच्चों ये कुछ इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज थे, इनको आप डीपली अभी आगे पढ़ेंगे जब आपका वीडियो आगे बढ़ेगा, या तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको कवर कराऊंगा तो मैं उसमें ये डीपली आपको पढ़ा दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो बच्चों जिस प्रकार से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की जाती है, खेती एक महत्वपूर्ण साधन है, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी एक बहुत ज़रूरी तत्व है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि कृषि विपणन का होना ज़रूरी है। अब भैया सिंपल सी बात है, क्यों ज़रूरत है इस चीज़ की? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फार्मर्स तो क्या करता है, खाली खेती करना जानता है, उसे मार्केटिंग से कोई भी मतलब नहीं है। प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, आपका ट्रांसपोर्टेशन, या किस तरीके से माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ये सारी उसको जानकारी नहीं होती है। उसे तो ये होता है कि बस अपना क्या होता है, खेती करनी है और माल को प्रोड्यूस करना है और फिर उसे बेच देना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के आ जाती है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, it includes all those activities and process which help a farmer getting maximum price for his produce among others. These processes include grading, packaging and storage. तो जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, इसमें वो सभी एक्टिविटी आ जाती हैं कृषि विपणन या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत, वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जिससे कि एक फार्मर्स को अपनी उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके दूसरों से। ठीक है, तो दूसरों से उसके उत्पादन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलने के लिए हेल्प करता कौन है, कृषि विपणन करता है। और इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, ग्रेडिंग आ जाती है, पैकेजिंग आ जाती है, स्टोरेज आ जाता है और ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मेजर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव मार्केट सिस्टम। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्या बनाए, मार्केट सिस्टम बनाए और मेजर्स बनाए, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को, यानी कि किसानों को मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई। तो क्या क्या करा, पहला पॉइंट बनाया उन्होंने रेगुलेटेड मार्केट, यानी कि मार्केट को रेगुलेशन करा, उन्होंने रेगुलेट करा कि मार्केट को डिसाइड कर दिया कि इस प्राइस पे ये चीज़ें मिलेंगी, उन्होंने इसके अंतर्गत लिया है। फिर क्या था, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़, उन्होंने क्या करा, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ बना दी, यानी कि छोटी छोटी कृषि संगठन बना दिए। ठीक है, कृषि विपणन संगठन बना दिए, जिससे उन्हें क्या होता था, अगर उन्हें सामान लेने जाना होता था वो सब इकट्ठे होकर एक ही जगह जाते थे और वहां से वो सामान खरीद लेते थे। जैसे अभी एक फार्मर जा रहा है तो एक फार्मर क्या करेगा, अगर उसे बीज चाहिए 50 रुपए के बीज चाहिए, तो इसी तरीके से 50 फार्मर्स अगर एक जगह से खरीदेंगे, सपोज 1 किलो बीज चाहिए तो 1 किलो बीज अगर 20 रुपए के आ रहे हैं, तो वो अगर सभी फार्मर्स जाके इकट्ठे एक जगह से लेते हैं तो वो कहते हैं नहीं, आप सस्ता करो और सस्ता करो। यानी कि अगर मैं 10 फार्मर्स गए वहाँ पर दुकान पे, हम और उसने बोला मुझे 100 किलो बीज चाहिए, अगर 10 फार्मर्स ने बोला 100 किलो बीज चाहिए, तो वो क्या बोलेगा, प्राइस कम करिए। अगर प्राइस कम देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो वो चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपना प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज, यानी कि ग्रामीणों को, उनके फार्मर्स के लिए क्या बना दिया, यहाँ पर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रावधान बना दिए गवर्नमेंट ने। ठीक है, फिर क्या बनाया है इन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट निकाला इन्होंने, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट, यानी कि फार्मर्स को एक जगह से दूसरी जगह अपनी
फसल को ले जाने के लिए सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट रेट पे निकाल दिया। यानी कि उन्होंने एक फैसिलिटी बनाई कि भाई अगर फार्मर्स इतना सामान अपनी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, सपोज उन्होंने मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले फार्मर्स आता है, फार्मर्स पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए नॉर्मल किराया उसका, जैसे गेहूँ ले जाता है वो एक जगह से दूसरी जगह, तो गेहूं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सेट करा गवर्नमेंट, जो नॉर्मल रेट था वो था 100 रुपये क्विंटल। ठीक है, 100 रुपये क्विंटल पे वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने फार्मर्स की हेल्प करने के लिए उसको सब्सिडाइज रूप में कर दिया कि चलो आप गेहूं ले जा रहे हो तो हम आपको 100 रुपये ना देकर ये चीज़ आप 80 रुपये क्विंटल में यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो। तो सब्सिडाइज गवर्नमेंट क्या करती थी, वो 20 रुपये अपनी तरफ से पे करके ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उन्हें 80 रुपये में प्रोवाइड करा देती थी। समझ में आया बच्चों? तो इससे किसान को फायदा हो जाता था। नेक्स्ट था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि किस मार्केट में फार्मर्स को सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वो फैसिलिटी कैसे मिलती थी इन गवर्नमेंट द्वारा इनको, वो कैसे मिलता था, फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती थी कि उस जगह पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट पड़ रहा है, वहाँ पर आप सामान ले जाके बेच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या होती है बच्चों? गवर्नमेंट ने एक निर्धारित कर दिया भैया रेट कि इतना तो हम आपको पैसा देंगे ही देंगे आपकी फसल का। अगर आप हमें बेचना चाहे तो हमें बेचिए, अगर आपको हमसे ज़्यादा कहीं मिलते हैं, कोई बंदा आपको पैसे दे रहा है, सपोज किसी किसान की एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। किसी किसान के यहाँ 1000 क्विंटल गेहूं हुआ। ठीक है, 1000 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, तो 1000 क्विंटल जब गेहूं उसका प्रोडक्शन हुआ तो वो ले जाके कहाँ बेचेगा? मार्केट में बेचेगा। आ गया वो मंडी पे, मंडी पे जब वो बेचने आया तो वहां पे उसके कस्टमर आने लगे। तो इन लोगों की सोसाइटी, जब हमने बोला था कि एक कमेटी बना लेते हैं 10 या 12 फार्मर्स मिलकर, तो इन्हें गवर्नमेंट ने अपने प्राइस तो डील कर रखे हैं, लेकिन क्या होता है ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं ये लोग, मार्केट में जाते हैं और ग्राहक को ढूंढते हैं। तो सपोज गवर्नमेंट ने तय कर रखा है प्राइस 80 रुपये पर क्विंटल। ठीक है, 80 रुपये पर क्विंटल पे तय कर रखा है गेहूं का भाव। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में वो जब बंदा कोई उसके पास आ रहा है, अगर उसे 100 रुपये प्रति क्विंटल कोई ग्राहक मिल जाता है तो वो उसे बेच देता है, बेच सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बेचता। और अगर उसका माल नहीं बिकता है उस किसान का, तो वो क्या करता है, वो फार्मर क्या कर सकता है, उसे गवर्नमेंट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि 80 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वापस गवर्नमेंट को बेच सकता है। समझ में आया बच्चों? यानी कि एक गवर्नमेंट ने लाइन डिक्लेयर कर दी कि इतना प्राइस आपको कम से कम आपके प्रोडक्शन का मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप हमें बेचना चाहें तो हमें बेच दीजिए, और यदि आप हमें नहीं बेचना चाहते तो आप अपने कस्टमर को किसी भी रेट पे बेच सकते हैं, जिससे कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो बड़ी बच्चों ये थी हमारी ये स्लाइड। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो बच्चों स्वर्णिम क्रांति, स्वर्णिम क्रांति किसे कहते हैं? द रैपिड ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चर crops such as fruit, vegetable, tuber crops and plantation crop is known as golden revolution। तो बच्चों मैं आपको बता दूं हॉर्टिक्रॉप्स के, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स किसे कहते हैं बच्चों? बागवानी, आपने सुना होगा वर्ड बागवानी, जिसमें हम छोटे छोटे पौधों के थ्रू हम क्या 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 करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि फ्रूट्स का प्रोडक्शन कर दिया, वेजिटेबल का प्रोडक्शन कर दिया, गन्ने की खेती कर ली, या छोटे छोटे पौधों की खेती कर ली, जिससे हमें कुछ ना कुछ उत्पादन प्राप्त हो। तो ऐसी क्रॉप्स को बोला जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया बच्चों? जो छोटे छोटे क्रॉप्स करे जाते हैं, जैसे कि गन्ने की खेती हो गई, वेजिटेबल हो गया, सब्जी उगा ली, अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगा ली, या फिर फ्रूट्स उगा लिए, तो इस तरीके की बागवानी को कहा जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन। भारत में गोल्डन रेवोल्यूशन का पीरियड था 1991 से लेकर 2003 तक, जिसमें सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ देखी गई 1991 से लेकर 2003 तक। सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ किस में देखी गई कि भारत जो कर रहा था डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहा था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा था, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को उगा रहा था, फ्रूट्स, वेजिटेबल, टूपर क्रॉप्स और आपका
प्लांटेशन क्रॉप्स को उगा रहा था। ठीक है, चलिए इसी विषय में किसी महान पुरुष ने कुछ कहा है तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन द रूरल सेक्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन निर्वाह के लिए सबसे मेजर साधन या इनकम सोर्स का जो मेन साधन था वो था कृषि। ठीक है, और आज भी मोस्टली पॉपुलेशन कृषि पर ही निर्भर है, यानी कि खेती पर निर्भर है। तो यहाँ पे बोला गया, महात्मा गांधी once said that real progress of India did not mean only the industrial growth, but also the development of the villages, because two-thirds of Indian population depends on the agriculture and one-third of the rural Indians still live in poverty. This is the reason why there is a need of develop rural India. तो बच्चों, क्या ज़रूरत है हमें रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने की? तो इस संबंध में महात्मा गांधी ने बोला था कि भारत की असली प्रोग्रेस, रियल प्रोग्रेस तभी है, उसका मतलब ये नहीं कि उस भारत के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को करा जाए, यानी कि भारत में औद्योगिक क्रांति को, औद्योगिक विकास किया जाए, बल्कि असली विकास वो होगा जब हम गांव का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि आज भी भारत की 2/3 पॉपुलेशन, उन्होंने कहा था, क्या था कहा था कि भारत की जनसंख्या की 2/3 पॉपुलेशन किस पे निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और 1/3, यही कारण है कि 1/3 पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में जी रही है। ठीक है, 1/3 पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों की क्या गरीबी में जी रही है। तो यही रीजन था जिसके कारण हमें क्या जरूरत पड़ी? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जरूरत पड़ी। समझ में आया बच्चों? तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, अब आपको पढ़ा देते हैं। रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल क्रेडिट। रूरल डेवलपमेंट किसे कहते हैं और रूरल क्रेडिट किसे कहते हैं? ब्रीफ टर्म आ गई बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Rural development is a comprehensive term which essentially focuses on the action plan of development of an area that was lagging behind in overall development of the village's economy. It is a process whereby the standard of living of the rural people, especially poor people, rises continuously. The basic objective of rural development are, तो बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत फोकस किया जाता है उस एरिए पर जिस पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह गए, पिछड़ गए हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों का पूरी तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट करना ऐसी जगहों का जहां पर वो पीछे हैं, वही क्या कहलाता है? रूरल डेवलपमेंट कहलाता है। इस प्रोसेस के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों की और गरीब लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को बढ़ाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट आर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास के निम्न प्रकार हैं। क्या क्या है वो निम्न प्रकार? सुन लेते हैं। चलिए, उद्देश्य क्या क्या है? पहला पॉइंट क्या है? इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर सो दैट द इनकम ऑफ द फार्मर इंक्रीजेज। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके उत्पादन के स्तर को बढ़ाना है, जिससे कि किसान की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके और उनके लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटिंग अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरियाज सो दैट डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज रिड्यूस। तो देखो बच्चों, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है? अब कृषि के अलावा भी अल्टरनेटिव लिवलीहुड यानी कि जीने के लिए दूसरे रोजगार को ढूंढना है। ठीक है, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे लोगों की डिपेंडेंसी क्या हो? खत्म हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रमोटिंग एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी इन द रूरल एरिया सो दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑल्सो अचीव्ड। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटी को प्रमोट करना, हेल्थ फैसिलिटी को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
अगर ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा यानी कि इंसान का विकास होगा तो ही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी होगा। समझ में आया बच्चों? तो ये 3 पॉइंट्स थे। पहला था प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी जाए ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे कि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके। सेकंड था अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ रिसोर्सेज और लिवलीहुड रिसोर्सेज को ढूंढना जिससे कि फार्मर्स क्या करें, डिपेंड ना रह सके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर पे। थर्ड था प्रमोट करना एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ को जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी अचीव हो सके। तो बच्चों ये आपको रूरल डेवलपमेंट आपकी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। की एरिया इन रूरल डेवलपमेंट, क्या क्या की पॉइंट्स थे, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स थे रूरल डेवलपमेंट में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्या क्या कौन कौन से की रोल्स थे, क्या क्या की एरियाज थे जिन पे फोकस करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो पहला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ द एरियाज विच आर चैलेंजिंग एंड नीड फ्रेश इनिशिएटिव फॉर द डेवलपमेंट इन रूरल इंडिया आर एज फॉलोज। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चेंजेस करना और नए नए इनिशिएटिव को लाना बहुत जरूरी था जो कि निम्न प्रकार है। डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, हर क्षेत्र के अंदर उत्पादन के स्तरों का विकास करना या उत्पादन के साधनों का विकास करना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट था डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लिटरेसी, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो जैसा कि बोला, ग्रामीण क्षेत्रों में ह्यूमन रिसोर्स को ज्ञान के थ्रू यानी कि लिटरेसी प्रोवाइड करा के, फीमेल्स स्पेशली किसके फोकस करा के, फीमेल्स को लिटरेट करके, उनको एजुकेशन देके, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट करके ग्रामीण क्षेत्रों का और ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास किया जा सकता है और विकास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट था आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक हेल्थ, एड्रेसिंग बोथ सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट का विकास होगा या ह्यूमन रिसोर्सेज का विकास होगा तो हेल्थ, एजुकेशन और आपका सैनिटेशन फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कराना बहुत ज़रूरी है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। नेक्स्ट था ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि ईमानदारी से जमीनों का बंटवारा किया जाए। जो जहाँ की ज़मीनें हैं, जिस क्षेत्र की ज़मीनें हैं, उनका ईमानदारी से बंटवारा किया जाए जिससे कि प्रति व्यक्ति पर ज़मीन बराबर आ सके। नेक्स्ट है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, transportation facilities including construction of the village roads and the feeder roads of nearby highway, facility of agriculture research and extension and information dissemination। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किस किस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बिजली का ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिल सके, इरिगेशन का यानी कि वहाँ पर सिंचाई के साधन प्रॉपर मिल सके, क्रेडिट फैसिलिटी वहाँ पे मिल सके, बैंक फैसिलिटी इंक्लूड हो सके, मार्केटिंग वहाँ पर अच्छे से हो सके ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उन्हें मिलनी चाहिए फार्मर्स को जिससे कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोड्स बनी हुई हैं उनका तेज़ी से विकास किया जाए, उन्हें बनाया जाए। ठीक है, और उन्हें कनेक्ट करा जाए हाईवेज से जिससे कि वो अपने सामान को एक जगह से दूसरे शहर पे ले जा सकें। फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वहाँ पर कृषि से जुड़े अनुसंधान होने चाहिए जिससे कि वो नई नई फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड हो सके। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, उनको इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए। बच्चों यहाँ डिसैमिनेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक नया वर्ड मिला होगा आपको, डिसैमिनेशन, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी उन तक पहुँचना चाहिए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन टू GDP was on a decline. The population dependent on this sector did not show any significant change. Further, after the initiation of reforms, the growth rate of agriculture sector decelerated
to 2.3% per annum during the 1990 which was the lower than the earlier years। तो बच्चों यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जीडीपी डिक्लाइन हो रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के बाद भी जीडीपी हमारे देश की क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, जीडीपी नीचे जा रही थी। जो सारी पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी। और एग्रीकल्चर सेक्टर का इतना काम होने के बाद भी जब एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना ज़्यादा हम लोग फोकस करते थे उस समय पे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसके कारण भी हमारी जीडीपी नीचे जा रही थी और जिसका इफेक्ट इन लोगों पर नहीं पड़ रहा था, यानी कि इन लोगों को कुछ भी विकास नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो जब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, जैसा कि आपको बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ग्रोथ रेट करा गया, एग्रीकल्चर पे फोकस करा गया। 90 जब जब हमने बोला था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1981 में, उसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद जब जाके ये बढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना था, 2.3 एनम था 1990 में। ठीक है, 2.3% पर एनम। जीडीपी यानी कि जीडीपी का 2.3, जीडीपी जो अपना रिलेट कर रही थी वो कितना दे रही थी, 2.3% पर एनम दे रही थी 1919 में। और जबकि विच वाज लोअर देन द अर्लियर, यानी कि इससे पहले जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उससे पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी पे वो बहुत ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू 1990। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों रूरल डेवलप क्रेडिट की। तो बच्चों रूरल डेवलपमेंट मैंने आपको बता दिया, की एरिया ऑफ रूरल डेवलपमेंट बता दिया कि क्या क्या की एरिया थे, कौन कौन से पॉइंट्स थे जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी थे। नेक्स्ट था आपका रूरल रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती है। तो जैसा कि बताया गया था कि क्रेडिट इज द लाइफ लाइन ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटीज। रूरल क्रेडिट मीन्स प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द फार्मिंग कम्युनिटी या फार्मिंग कम्युनिटीज। फार्मर्स नीड क्रेडिट बिकॉज, देखो जाहिर सी बात है जैसा कि हमने बताया कि क्रेडिट ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मिंग एक्टिविटी की लाइफलाइन मानी जाती थी, यानी कि उधार ही एक तरीके से लोन जो था फार्मिंग यानी कि कृषि एक्टिविटी, जो कृषि प्रक्रिया थी उसके अंतर्गत लाइफलाइन मानी जाती थी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट दिया जाता था वो किस लिए दिया जाता था, फार्मिंग कम्युनिटी यानी कि फार्मर्स की फैमिली को ही दिया जाता था। फार्मर नीड्स क्रेडिट बिकॉज, क्यों फार्मर्स को क्रेडिट चाहिए होता था, देखो उसका रीजन भी हम बताते हैं कि किस कारण से भारत में लोग फार्मर्स को क्या चाहिए था, क्रेडिट चाहिए था। मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया, बच्चों यहाँ पर हमने फार्मर्स कर दिया, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज इसे ठीक कर लीजिए, फार्मर्स है। मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स हु प्रैक्टिस subsistence farming, दे हैव नो सरप्लस फॉर फर्दर प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बोले कि इंडिया के फार्मर्स जो थे वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे, या फिर उनके पास बहुत छोटा खेत होता था या बहुत छोटी सी जमीन होती थी जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह ही कर पाते थे। ठीक है, उनके पास कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार के उत्पादन से सरप्लस नहीं बचता था। सरप्लस समझते हो, यानी कि आधिक्य नहीं होता था। उत्पादन स्तर एक न्यूनतम कैटेगरी में था क्योंकि उनके पास लिमिटेड लैंड था। लिमिटेड लैंड होने के कारण वो साथ के साथ छोटे फार्मर्स भी थे। छोटे फार्मर्स होने के कारण उनके पास पैसा नहीं होता था। वो प्रोडक्शन जो करते थे एक लिमिट मात्रा में करते थे, एक लिमिट में ही कर पाते थे जिससे उनके घर ही चल पाता था। उनके पास कुछ भी सरप्लस नहीं होती थी, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होती थी। नेक्स्ट क्या था इसमें, द डेवलपमेंट पीरियड विच बिटवीन sowing and harvesting is quite high, so the farmer have to borrow the fulfill their various need during this period। आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी चीज का डेवलपमेंट पीरियड जो होता था, यानी कि बीज बोने से लेकर फसल काटने तक का, वो समय बहुत भारी होता था। ठीक है, वो समय बहुत भारी होता था फार्मर्स के लिए क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं बचते थे और सरप्लस ना होने की वजह से उन्हें क्या करता था, अपनी जीवन को चलाने के लिए लोगों से पैसा उधार लेना पड़ता था। ठीक है, बोरिंग ऑफ द फार्मर्स कैन बिफोर द फॉलोइंग पर्पस।
जो फार्मर्स, जो हमारे पुराने फार्मर्स होते थे, उनका बोरो यानी कि उधार लेने का पर्पस क्या होता था? ठीक है, या तो प्रोडक्टिव पर्पस होता था या फिर अनप्रोडक्टिव पर्पस होता था। प्रोडक्टिव बोरोइंग लेते थे या फिर अनप्रोडक्टिव बोरोइंग लेते थे। प्रोडक्टिव बोरोइंग का मतलब है यहाँ पर बच्चों, वो लोन लेते थे किस चीज़ के लिए? सीड्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखो लिखा हुआ भी है, प्रोडक्टिव बोरोइंग्स, दीज बोरोइंग्स इंक्लूड्स लोन टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड द इम्प्लीमेंट्स। यानी कि उत्पादन के लिए जो उधार लिया जाता था, उसके अंदर प्रोडक्टिव बोरोइंग्स के अंतर्गत क्या लिया जाते थे? या लोन, फार्मर्स जो लोन लेते थे वो बीज खरीदने के लिए लेते थे, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए लेते थे, या कृषि से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट या इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इस प्रकार के लोन लेते थे। नेक्स्ट है आपका अनप्रोडक्टिव बोरोइंग्स। अनप्रोडक्टिव बोरोइंग्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसा लोन क्यों लेते थे फार्मर्स? देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द बोरोइंग्स इंक्लूड लोन फॉर द सोशल पर्पस सच एज मैरिज एंड फेस्टिव ओकेजन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनप्रोडक्टिव बोरोइंग्स जो लेते थे फार्मर्स, वो इसलिए लेते थे ताकि वो किसी त्योहार को मना सकें या फिर किसी अकेजन्स को या फिर मैरिज के लिए इस प्रकार का लोन लेते थे, या सामाजिक पर्पस के लिए ही वो लोन लेते थे। तो ऐसे लोन्स को बोला गया अनप्रोडक्टिव बोरोइंग्स। ठीक है, प्रोडक्टिव जिससे पैसा आ सके, उत्पन्न हो सके, वो प्रोडक्टिव बोरोइंग्स है। और जिस पे हमारा पैसा नहीं आता है, यानी कि जिसको खाली सोशल पर्पस के लिए लिया जाता है, वो अनप्रोडक्टिव बोरोइंग्स है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारी ये वाली स्लाइड। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में उधारी लोन लेने की क्या क्या साधन थे या किस तरीके से लोन लिया जाता था, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। क्रेडिट इन द रूरल सेक्टर इन अवेलेबल इज अवेलेबल फॉर टू सोर्सेज। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होती थी वो दो साधनों से अवेलेबल होती थी। फर्स्ट, नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट के नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से थे। और नेक्स्ट है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे, इनके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। जैसा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर, द मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट आर मनी लेंडर्स, फ्रेंड, रिलेटिव्स, लैंडलॉर्ड्स, शॉपकीपर एंड कमीशन एजेंट्स। Money lenders provides about 93.6% of total financial requirements rural area in 1951 and 52, and presently it is 30%। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जितनी भी टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती थी, उसका 93.6% 1951 और 52 में मनी लेंडर्स के द्वारा या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती थी फार्मर्स को। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि जो मेजर नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कौन होते थे? या तो वो मनी लेंडर्स होते थे, या जमींदार होते थे, या साहूकार होते थे, या उनके फ्रेंड्स होते थे, या रिलेटिव्स होते थे, या फिर शॉपकीपर होते थे, या कमीशन एजेंट होते थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में टोटल जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती थी 1951 और 52 में, उस टोटल रिक्वायरमेंट का 93.6% मनी लेंडर्स या नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज ही प्रोवाइड कराते थे। और जो कि आज की डेट में प्रेजेंटली कितना रह गया है? 30%। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में 30% मनी लेंडर्स या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। मनी लेंडर कौन कौन हो गए? साहूकार हो गए, मनी लेंडर्स हो गए, आपके जमींदार हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, लैंडलॉर्ड, शॉपकीपर, कमीशन एजेंट्स। तो ये सब आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में। द शॉर्ट टर्म credit needs of the farmers are met by the commission agent, friends and relative, which supply roughly 50% of total rural borrowings. Non-institutional sources of the credit are not encouraged by the government because of the following reasons. तो देखो क्या बोला गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी किसानों की शॉर्ट टर्म क्रेडिट की आवश्यकता होती थी जब ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, तो वो उनकी
जो टोटल ग्रामीण क्षेत्रों में बोरिंग्स होती थी उसका 50% उनकी कौन पूरी करता था? एजेंट्स पूरी करते थे, मनी लेंडर्स पूरी करते थे या फिर उनके रिलेटिव्स ही पूरी करते थे शॉर्ट टर्म लोन्स को। ठीक है, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज क्रेडिट होता था वो उसे गवर्नमेंट द्वारा कोई भी इंकरेज नहीं प्राप्त होता था। उसके फॉलोइंग रीजंस थे, उसके कुछ अपने कारण थे कि गवर्नमेंट उसे सपोर्ट नहीं करती थी। तो कुछ फार्मर्स को इनसे बेनिफिट भी थे, किनसे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। और कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। मैं बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट थे। पहले हम पढ़ लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज में बेनिफिट फार्मर्स को ये मिलता था कि उन्हें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती थी, किसी प्रकार के लैंड को उन्हें ब्रोकरेज नहीं रखना पड़ता था, कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता था, बंधक बना के नहीं रखना पड़ता था, यानी कि गिरवी नहीं रखना पड़ता था। उन्हें सीधा लोन उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स दे देते थे क्योंकि उनकी जान पहचान होती थी, उन्हें किसी प्रकार का कागज नहीं लेना पड़ता था। बट अगर उन्हें लोन आसानी से मिल भी जाता था तो उसका ड्रॉबैक एक ये भी होता था कि उन्हें क्या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने दोस्त को या अपने रिलेटिव को या अपने शॉपकीपर या लैंडलॉर्ड जो लोन प्रोवाइड करा रहा है उसे देना पड़ता था। ठीक है, तो पहले मैं पॉजिटिवनेस पढ़ाता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट थे इनको, फार्मर्स को क्या क्या बेनिफिट थे। पहला था उनको आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाता था क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आसानी से लोन नहीं देते थे। ठीक है, सेकंड क्या होता था कि अगर कोई किसी को जानता भी नहीं है तो आपस में मिलके एक दूसरे की मदद वो कर लेते थे। थोड़ा सा जानने से ही वो एक दूसरे की मदद कर लेते थे। वो कहते थे यार मैं 8% इससे लेता हूँ, चल तू 6% दे दियो मुझे। ठीक है, ऐसे में वो एक दूसरे की मदद कर देते थे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इसके किसकी, ड्रॉबैक्स की। क्या क्या इसके कारण थे जिस कारण गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को ग्रामीण क्षेत्रों में, और ना ही बाकी फार्मर्स के लिए भी ये अच्छा नहीं था। तो पहली चीज़ थी दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दे चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वो लोन्स पर जो लोन देते थे उस पर बहुत ही ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था उन्हें। क्यों देना पड़ता था उसका रीज़न भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सपोज़ मेरा कोई दोस्त था, उन्होंने बोला यार बैंक तो पूरे साल का 8% पे लोन देता है। ठीक है, बैंक जो देता है वो कितने पे देता है? 8% पे। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो देते हैं 8 या 9% पे लोन प्रोवाइड करते थे फार्मर्स को। लेकिन जो अपने दोस्त होते थे या फिर फ्रेंड्स होते थे या मनी लेंडर, साहूकार या जमींदार, ये क्या करते थे? ये बोलते थे 2% ब्याज पे मैं लोन देता हूँ, चल तेरे को। ठीक है, तुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, 2% ब्याज पे मैं तेरे को दे दूंगा। यानी कि 2% का मतलब इनका क्या होता था? 2% पर मंथ। ठीक है, यानी कि 10,000 का 2% पर मंथ, यानी कि 10,000 का 2% हो गया आपका सीधा सीधा। अगर हम 100 रुपये का 2% की बात करते हैं, वो होता है आपका 2 रुपये। ठीक है, 100 रुपये पे 2 रुपये। तो इसी प्रकार से 10,000 का 2% कितना हुआ? 10,000 का 2% हुआ आपका कितना? बस 200 रुपये। तो 200 रुपये जो आपका 200 रुपये वो लेते थे, वो 200 रुपये महीने के हिसाब से ब्याज था, ना कि सालाना ब्याज। तो यानी कि इस तरीके से वो 2% का मतलब क्या हो गया? वो साल भर का 24% आप ब्याज भर रहे थे। इससे फार्मर्स को घाटा होता था क्योंकि हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें चार्ज करा जाता था। ठीक है, उन्हें वो तो छोटा लगता था कि 2%, 2% ही ब्याज देना है मुझे, लेकिन वो ये नहीं समझते थे कि पीरियड जो होता था उनका, टाइम ऑफ पीरियड, जितना लंबा समय लगाएंगे उतने समय में उनकी रकम डबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट था दे एक्वायर लैंड ऑन फेलियर टू पे द इंटरेस्ट एंड लोन। जो आपके मनी लेंडर्स होते थे या रिलेटिव्स होते थे या लैंडलॉर्ड या शॉपकीपर या कमीशन एजेंट्स जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के थ्रू क्रेडिट प्रोवाइड कराते थे फार्मर्स को, वो गिरवी के तौर पे अगर आप लोन नहीं चुका पाते हो तो वो आपके क्या लोन और इंटरेस्ट को नहीं चुकाते हो तो वो आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे। दे मैनिपुलेट्स अकाउंट। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या करते थे? मैनिपुलेट करते थे अपने अकाउंट्स को, यानी कि खातों में गड़बड़ी कर देते थे। ठीक है, द पुअर वुमन बैंक कुदुम्बशरी is women oriented community based poverty reduction program being implemented in Kerala। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में केरला साइड में, केरला में एक
पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाया गया, पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चलाया गया वुमेन्स के लिए। एक कम्युनिटी, वुमेन कम्युनिटी ने एक पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम चलाया था केरला के अंदर, जिसका नाम था वुमेन बैंक कुदुम्बश्री। कुदुम्बश्री के क्षेत्र में उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया था पुअर वुमेन्स बैंक के नाम से। In 1995, a thrift and credit society was started as a small saving for the poor women with an objective to encourage savings. ठीक है, 1995 में थ्रिफ्ट और क्रेडिट सोसाइटी जब स्टार्ट हुई तो उन्होंने फार्मर्स को और गरीब वाली जो गरीब महिलाएं थी उनके अंदर सेविंग्स की भावना जगाने के उद्देश्य से एक कम्युनिटी स्टार्ट करी। ठीक है, सोसाइटी स्टार्ट करी, द थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, द थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी मोबिलाइज ₹1 करोड़ एज थ्रिफ्ट सेविंग्स। तो जो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई थी 1995 में, उसने क्या करा, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में 1 करोड़ रुपए को मोबिलाइज करा ग्रामीण क्षेत्रों की सेविंग से, यानी कि छोटी छोटी सेविंग से 1 करोड़ रुपए उस थ्रिफ्ट क्रेडिट सोसाइटी ने इकट्ठे कर लिए। These society have been acclaimed the largest informal bank in Asia in a term of participation and saving mobilized। और यही बैंक था, ये जो छोटा सा जो एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनाई गई, इन्हीं सोसाइटी की मदद से इन्हें जाना गया क्या, सबसे बड़ा इनफॉर्मल बैंक एशिया के नाम से। ठीक है, जिनका सबसे ज़्यादा पार्ट होता था कहाँ, सेविंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज। तो बच्चों आशा है आपको समझ में आ गया होगा नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज के ड्रॉबैक भी और बेनिफिट भी। ठीक है, और कौन कौन होते थे, मनी लेंडर, साहूकार, जमींदार और शॉपकीपर, आपके रिलेटिव्स या फिर कमीशन एजेंट्स। ठीक है, यही होते थे। क्या करते थे ये, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। और दूसरा क्या होता था, लोन और इंटरेस्ट पे ना करने की दशा में ये आपके लैंड को एक्वायर कर लेते थे, मैनिपुलेट करते थे अकाउंट्स में। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। इन रिगार्ड्स ऑफ रूरल क्रेडिट मेजर चेंज अकर्ड आफ्टर 1969 when the India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credits। ग्रामीण क्षेत्रों की पर्याप्त मात्रा में क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए 1969 के बाद ही सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसियों को की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में लोन की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया गया। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन वर फॉर्म टू प्रोवाइड द रूरल क्रेडिट। और छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे लोन और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को खोला गया। चलिए बढ़ते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन खोले गए वो। द मेजर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट आर एज फॉलोज। जो नीचे दिए गए हैं, अब आप ग्रामीण क्षेत्रों के इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हैं, पहला आपने सुना होगा नबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपने इसका नाम सबसे ज़्यादा सुना होगा। राष्ट्रीय बैंक फॉर कृषि एवं ग्रामीण विकास। ठीक है, संस्थान के नाम से भी सुना होगा या बैंक के नाम से भी सुना होगा ये आपने। तो नाबार्ड के नाम से ये फेमस है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। It was set up in 1982 as an apex body of coordinate the activities of all institutions involved in rural financial system. It has an authorized share capital of rupees 500 crore. The RBI has contributed half of the share capital while the other half has been contributed by the government of India। तो बच्चों यहाँ पे साफ साफ बोला गया, नबार्ड का जो इंस्टीट्यूशन, यानी कि इस बैंक को नबार्ड जो बैंक बनाया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जब बनाया गया, ये 1982 में फॉर्म किया गया। इसका मेन एक्टिविटी थी कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल या जितने भी रूरल फाइनेंशियल सिस्टम है या जितने भी फाइनेंस ग्रामीण क्षेत्रों में फाइनेंस प्रोवाइड कराने वाली इंस्टीट्यूशनल है, उनको कोऑर्डिनेट करता था, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र बनाए रखता था।
ठीक है, जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे भारत में फाइनेंस को संभालता है, उसी तरीके से बैंकों का बैंक कौन था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, उन सब का बैंक और उन सब का मतलब एक तरीके से उनको कंट्रोल करने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला, उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला कौन था? ये था आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी अधिकृत पूंजी 500 करोड़ थी, जिसमें से आरबीआई ने 250 करोड़ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रखा था शेयर कैपिटल में, और ठीक उसी तरीके से 250 करोड़ भारत सरकार ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करके इसकी स्थापना की थी। समझ में आया बच्चों? टोटल इसकी अधिकृत पूंजी यानी कि इसके पास जो टोटल टर्नओवर था वो कितना था? 500 करोड़ का था, जिसके बाद आरबीआई ने 250 करोड़ इसे अपनी तरफ से शेयर कैपिटल दी थी स्टार्ट करने के लिए, और ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 250 करोड़ इसमें इन्वेस्ट करा था। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ नबार्ड इज, क्या क्या मेन फंक्शन थे नबार्ड के वो देख लेते हैं। टू ग्रांट लॉन्ग टर्म लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सब्सक्राइबिंग द शेयर कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनकी शेयर कैपिटल को प्रोवाइड कराना या सब्सक्राइब करना और लॉन्ग टर्म लोन्स को प्रोवाइड कराना, ये सब राज्य सरकार जो जितने भी राज्य सरकार को लॉन्ग टर्म लोन्स को प्रोवाइड कराना किसका काम था? नबार्ड का काम था। जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम, स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराने का काम, या उन कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराने का काम किसका था? नबार्ड का था। टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड द प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वही जैसा हमने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी प्रोवाइड कराने वाले इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज हैं उन सब को रेगुलेट करना, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन सब को इंस्पेक्शन में रखना, यानी कि उनको उनका निरीक्षण करते रहना काम किसका था? नबार्ड का था। टू प्रमोट रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनुसंधान को प्रमोट करना, या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए क्या करना? प्रमोट करना या उनको प्रोत्साहित करना, ये सारा नबार्ड का ही काम था। टू सर्व एज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी फॉर द इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द रूरल एंड द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इंस्टीट्यूशन को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ उनको लोन प्रोवाइड कराने का काम किसका था? नबार्ड का था। टू हेल्प टीन फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स टू कंसोलिडेट देयर लैंड होल्डिंग्स, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे फार्मर्स हैं, जो किराए पे लैंड लेके काम करने वाले फार्मर्स हैं, उनके बीच में समझौता कराना भी और उनको मदद करना भी नबार्ड का ही काम था। द नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम आरबीआई टू नबार्ड टू द फॉर्म ऑफ अ पार्ट ऑफ नेशनल रूरल क्रेडिट फंड। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर? साफ साफ बोला गया है कि नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड जो ट्रांसफ़र करा जाता था वो कहाँ से ट्रांसफ़र होता था? आरबीआई से ट्रांसफ़र होता था नबार्ड में, और फिर जिससे कि जो आरबीआई अपना पैसा ट्रांसफ़र करती थी एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड के लिए, वो सारा नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड कहाँ ट्रांसफ़र करता था? आरबीआई नबार्ड पे करता था, और नबार्ड उसे कैसे बांट देता था? छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट फंड्स के तौर पे लोगों में बांट देता था। समझ में आया बच्चों? तो ये था आपका ये पॉइंट। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप। फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम हैज़ बीन प्रूवन एडिक्वेट, जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम था हमारे देश में वो क्या हो गया था? अपर्याप्त साबित हो गया था, क्योंकि हमारे देश में क्रेडिट का जो तरीका था वो थोड़ा सा अपर्याप्त साबित हो गया था। इट हैज़ ऑल्सो नॉट बीन फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू ओवरऑल रूरल एंड द सोशल कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी due to the demand of some kind of collateral, vast proportion of poor rural household were automatically out of credit networks. Self-help group emerged to fill this gap created by formal credit system. Self-help groups promote thrifts in small proportion by the minimum contribution from each members. By March end 2003,
more than 7 lakh self-help group had reportedly been credit linked. Such credit provision are generally referred to the microcredit programs. Self-help groups have helped in the empowerment of women. However, borrowings from the self-help group are mainly confined to the consumption पर्पसेस। तो देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल भाषा में इसे समझा देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम था वो फेल साबित हो गया था, अपर्याप्त साबित हो गया था। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से उनकी कम्युनिटी का विकास करने के लिए, उनके ग्रामीण क्षेत्रों का ओवरऑल विकास करने के लिए हमारा फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन लोगों में, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की जागरूकता और उनके डिमांड्स को देखते हुए जो हमारे फॉर्मल सिस्टम होते थे वो क्या मांगते थे, उनसे कोई कोलेटरल मांगते थे या फिर उनके घर में कुछ, घर के हिस्से का कुछ प्रपोर्शन एक बंधक के तौर पे या गिरवी के तौर पे रख लेते थे, जो कि बहुत मुश्किल होता था उनके लिए देना, और जिस कारण से वो क्रेडिट नेटवर्क से उनका यूज़ करते ही नहीं थे, यानी कि फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का यूज़ ही नहीं करते थे फार्मर्स। इस दूरी को ख़त्म करा किसने? सेल्फ हेल्प ग्रुप ने। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता था? 10 या 12 बंदों का एक ग्रामीण क्षेत्रों में एक ग्रुप होता था। अलग-अलग एरिया में बहुत छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाए, अपने 10, 12, 20 बंदों की कमेटी बनाई, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोला जाता था। जब किसी को कोई ज़रूरत होती थी जिसमें वो सभी लोग इस छोटे-छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10 या 12 बंदे या 20 बंदे इकट्ठे जो भी हुए, मेंबर्स बनाने के बाद वो क्या करते थे, छोटे-छोटे लोन्स को, छोटी-छोटी सेविंग्स को एक दूसरे के हर मंथ जमा करते थे एक दूसरे से। जब उनके पास पैसा इकट्ठा हो जाता था तो वो पैसा जो उनके पास इकट्ठा होता था वो किसी रिक्वायरमेंट वाले बंदे को दे दिया जाता था। जैसे 20 बंदों ने पैसा जमा करा, उसी में से किसी मेंबर्स को अगर कोई ज़रूरत हुई तो वो क्या करता था, उनसे लोन ले लेता था और वो लोन उसे प्रोवाइड करा दिया जाता था। तो ये कहलाता था सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है? जिस तरीके से आज की डेट में आपने कमिटी सिस्टम देखा होगा। ठीक है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या था? 20 या 25 बंदों का आपस में एक ग्रुप होता था एक ग्रामीण क्षेत्र में। वो क्या करते थे, अपनी-अपनी छोटी-छोटी सेविंग्स को जमा करके पैसा इकट्ठा करते थे। अब उस पैसा इकट्ठा करने के बाद वो उसे प्रोवाइड करा देते थे ज़रूरतमंद किसान को। ठीक है? जब ज़रूरतमंद किसान से वो लोन रिकवर हो जाता था, उससे जो इंटरेस्ट प्राप्त होता था उसको वो फिर से किस पे दे देते थे? ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए दे देते थे। तो 2003 तक, मार्च 2003 के अंत तक 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रेडिट फैसिलिटी से लिंक हो चुके थे। यानी कि जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराए थे, 7 लाख हेल्प ग्रुप हमारे मार्च 2003 तक भारत में एक्टिव थे। ठीक है? इनके जो उधारी के प्रोविज़न या प्रावधान होते थे, वो माइक्रो क्रेडिट स्कीम के अंतर्गत लिए जाते थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो करता था, एम्पावर करता था वुमेन्स को एम्पावर भी करने का काम करता था। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर मेनली कंफाइंड द कंजप्शन पर्पसेस, और जो लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम होती थी, उपभोग करने की भावना होती थी, वो बोरोइंग्स सेल्फ हेल्प ग्रुप आसानी से पूरा करता था। यानी कि जो लोगों को उधार की आवश्यकता पड़ती थी, वो कौन पूरा करता था? सेल्फ हेल्प ग्रुप उधार देके उनकी ज़रूरतों को पूरा करता था। ठीक है? नेक्स्ट आ गया आपका रीजनल रूरल बैंक। तो बच्चों, आपने पहला पढ़ा नाबार्ड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि 1982 में डेवलप हुआ था। उसकी अधिकृत पूंजी 500 करोड़ थी, और जिसमें से आधी आरबीआई ने दे रखी थी, आधी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखी थी। दूसरा आया आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि 10 या 20 बंदों का ग्रुप होता था, जिससे वो छोटी-छोटी इनकम्स को जमा करते थे, लोगों की सेविंग्स को जमा करते थे, छोटे-छोटे थ्रिफ्ट को जमा करते थे। थ्रिफ्ट का मतलब सेविंग्स होता है बच्चों। तो छोटी-छोटी अनुपात में लोगों से, हर मेंबर से वो थोड़ा-थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे, और जब वो पैसा इकट्ठा हो जाता था, किसी ज़रूरतमंद को दे देते थे। ठीक है? 2003 के अंत तक 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप भारत में रिकॉर्ड किए जा चुके थे। Regional Rural Bank. As a supplement to the commercial bank, the Regional Rural Bank have been also opened.
These have been set up under the Regional Rural Bank Act 1976. Their banking services are meant to the small and marginal farmers and the artisan, etc. They caters exclusively to need of weaker section. Nearly 90% of the loans of RRB were provided to the weaker section. देखो RRB का गठन जो हुआ 1976 के एक्ट के अनुसार हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे हमारे रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड कराए गए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक रीजनल रूरल बैंक को स्थापित किया गया है। किसके सप्लीमेंट में? कमर्शियल बैंक्स के सप्लीमेंट में। यानी कि कमर्शियल बैंक के सप्लीमेंट में कमर्शियल बैंक की जगह उन्होंने ग्रामीण फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स के या स्मॉल कैटर्स या आर्टिशंस की मदद करने के लिए भारत सरकार ने रीजनल रूरल बैंक को स्थापित करा 1976 के बाद। ठीक है, इनका मेन मोटो होता था कि ये अपनी सारी सर्विसेज किसको देते थे? भारत के स्मॉल फार्मर्स को या उस क्षेत्र के स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स को और हस्तशिल्पकारों को, यानी कि छोटे छोटे हस्तशिल्पकार जो होते थे। ठीक है, जो इकोनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन होते थे कम्युनिटी के, उनको ये पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते थे। 90% ऑफ RRB अपना लोन प्रोवाइड करती थी वीकर सेक्शंस को, यानी कि जो गरीब लोग होते थे, गरीब से भी गरीब लोग, RRB अपना 90% लोन किसको दे देती थी? इस वीकर सेक्शन को दे देती थी। समझ में आया बच्चों? और किसके सप्लीमेंट में खोले गए थे? किनकी जगह? कमर्शियल बैंक की जगह ये ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मर्स को मदद करने के लिए ये बैंक खोले गए थे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बच्चों अब आ जाते हैं हमारे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में सबने सुना होगा, वैसे जल्दी से पढ़ लेते हैं इसे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1998 and 1999. It facilitate access to the credit from the commercial bank and regional rural bank. Under the scheme, the eligible farmer are provided with the Kisan card and the passbook from the relevant bank. The farmers can make withdrawals and repayment of the cash within the credit limit as specified in the किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चालू की गई थी 1998 और 1999 में भारतीय गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें क्या होता था? एक किसान को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई थी, कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई थी, जिसके अंतर्गत जो किसान, जो योग्य किसान होता था, उसको एक क्रेडिट कार्ड और उसकी पासबुक प्रोवाइड कर दी गई, जिसके थ्रू वो विड्रॉल और रीपेमेंट कर सकता था अपनी क्रेडिट लिमिट के अंतर्गत। तो किसान क्रेडिट कार्ड एक तरीके का क्रेडिट कार्ड ही था, जो क्रेडिट कार्ड स्कीम जो खाली फार्मर्स के लिए दिया गया था, जिससे कि वो अपना लोन एज ए ओवरड्राफ्ट ले सकते थे कार्ड के अगेंस्ट और उसकी रिपेमेंट कैश के थ्रू कर सकते थे। समझ में आया बच्चों? ये 1998 और 99 में ये फैसिलिटी भारत सरकार द्वारा दी गई थी। इसके बाद आते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक तो सभी जानते हैं कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं। दे वर इंडक्टेड इनटू द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट अंडर द बैंकिंग रिफॉर्म एक्ट 1972. The share of the commercial bank of supplies of agriculture credit has considerably improved. It was 46.9 during the year of 2006 and 7. Commercial bank dispersed agriculture credit for the purchase of input, kettles, tractors, डेयरी फार्मिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्यूबवेल एंड एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि जो कमर्शियल बैंक का इंट्रोडक्शन हुआ वो एग्रीकल्चर क्रेडिट के क्षेत्र में वो कब हुआ गया? जब बैंकिंग रिफॉर्म्स 1972 एक्ट लगा। तो 1972 के एक्ट के बाद कृषि क्षेत्र में इन लोगों ने फैसिलिटी प्रोवाइड करना चालू कर दिया, कमर्शियल बैंक्स ने फैसिलिटी प्रोवाइड करना चालू कर दिया, जिससे कि किसानों की एग्रीकल्चर में मदद हो सके। ठीक है बच्चों? तो देन उसके बाद जब ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई तो कमर्शियल बैंक ने अपने क्रेडिट स्कीम्स को ग्रामीणों को देना दे दिया, ग्रामीणों को देना चालू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ साथ 1972 एक्ट के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को लोन प्रोवाइड करने के लिए कमर्शियल बैंक ने अपनी स्थिति को सुधारा, जो कि 2006 में
46.9% ग्रामीण क्षेत्रों में लोन को प्रोवाइड कराते थे। कौन से? कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रामीणों को, फार्मर्स को उनके इनपुट्स के लिए, यानी कि उनके बीज वगैरह खरीदने के लिए, केटल्स वगैरह खरीदने के लिए, यानी कि बैलों को खरीदने के लिए, ट्रैक्टर्स को खरीदने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, ट्यूबवेल के स्थापना करने के लिए लोन देना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी आर एक्टिवली engaged addressing credit need of the farmer beside the offering a host of related services. Especially these society provide guidance of diverse agricultural operation with the view of raise crops productivity. Currency cooperative account of 16 to 17% of rural credit flows. The main objective of cooperative society is to provide timely and increase the flow of credit to the farmers. देखो, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो होती थी, छोटे छोटे लोगों का संघ होता था, जिसके थ्रू वो क्या करते थे, एक संघ बना लिया, उसमें हजारों लोग जुड़े हुए थे इस सर्विसेज से। जब भी किसी फार्मर्स को ज़रूरत पड़ती थी तो ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराते थे, होस्ट करते थे। ठीक है, अगर किसी फार्मर्स को किसी भी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत होती थी तो वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के पास जाता था और उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसे गाइडेंस देता था, उसको लोन प्रोवाइड कराता था, उनको करेंसी प्रोवाइड कराता था। तो जितनी भी कोऑपरेटिव अकाउंट्स की करेंसी होती थी, उसका 16 टू 70% जो ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट का फ्लो होता था, उसका 16 से 17% कौन देता था? 16 से 17% टोटल क्रेडिट रिक्वायरमेंट का कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड कराती थी। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का, वो ये होता था कि टाइम टू टाइम फार्मर्स की नीड्स के अनुसार उनको लोन प्रोवाइड कराया जा सके और उनके क्रेडिट के फ्लो को बनाया जा सके। ठीक है, जिससे कि फार्मर्स को भी हर फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके लोन की। तो यही सब था बच्चों। आशा है आप सभी को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नॉन इंस्टीट्यूशनल में मैंने 5 चीज़ें बताई थी: मनी लेंडर्स, फार्मर्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, जमींदार, साहूकार, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, शॉपकीपर, कमीशन एजेंट्स, ये सारे आते थे। और जो इंस्टीट्यूशनल होता था, इंस्टीट्यूशनल में मैंने आपको 6 पढ़ा दिए। पहला था नबार्ड, दूसरा था आरआरबी, तीसरा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथा था आपका किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, पांचवा है आपका कमर्शियल बैंक, और एक और था आपका कमर्शियल बैंक के साथ साथ आपका एक पॉइंट मैं भूल गया हूँ, मैं आपको बता दूंगा, आपने पढ़ा भी है इसमें। 5 पॉइंट या 6 पॉइंट आपने इसमें कवर करे हैं। इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज आपने पढ़ लिए, रूरल डेवलपमेंट पढ़ लिया और रूरल क्रेडिट्स के बारे में आपने पढ़ लिया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।